ऑन पेपर तो ये सबको करोड़पति बना रहे हैं। ऑन पेपर तो ये कह रहे हैं कि हमने इतने रोजगार दे दिए, वो दे दिए। तो बेरोजगारी का मुद्दा भी है, एमएसपी का मुद्दा भी है, किसानों का मुद्दा भी है, क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं। इन्होंने वहाँ आज तक उनके गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने या उनके राष्ट्रपति, उनके शासन में जो राष्ट्रपति रहे, उस कश्मीर में कदम रखने की औकात नहीं थी जिनकी, वे आज कश्मीर पे बात कर रहे हैं। लाल चौक पर कभी कहा जाता था कि किसी की औकात नहीं है तिरंगा फहराने की, आज वो लाल चौक चमकता है। ये देखिए सबसे बड़ी नाकामी जो ये है इनकी, 10 साल के अंदर विधानसभा में वहाँ पे चुनाव ये नहीं करा पाए हैं। एक ये भूल गए कि महबूबा मुफ्ती के साथ में भाजपा और उसका जो एक गठबंधन होकर सरकार बनी थी, उसके बाद धारा 370 का हटाई गई। जब 2019 में दोबारा सरकार बनी, उसके बाद धारा 370 हटाई गई। तो अभी 5 साल हुए हैं, 6ठा साल रनिंग है। जिस समय पर वहाँ 40% और 50% की वोटिंग हुआ करती थी और वहाँ पर एक सरकार हुआ करती थी ना, उस समय पर वहाँ पर अलगाववाद इतना ज्यादा हावी था कि सेना के जवान को थप्पड़ मार दिया जाता था। पत्थर तो दूर की बात है, सेना के जवान पे थप्पड़ मार दिए जाते थे। बात तो हम देख रहे, पहले कश्मीर में आतंकी हमले होते थे, अब जम्मू में आतंकी हमले होने लगे। पिछले महीने 15 आतंकी हमले हो गए, जहां तक हमारे कैप्टन तक जो जिसमें शहीद हो गए, उस पर कोई सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है। पहले सिर्फ कश्मीर में नहीं होता था, पहले मुंबई में होता था, दिल्ली के लाल किले पे होता था, चांदनी चौक में होता था, करोल बाग में होता था, समझ गए। अच्छा, अगर हम बात करें हरियाणा इलेक्शन की, तो वहाँ के भी चुनाव की तारीखें आ चुकी है। जम्मू कश्मीर में जहाँ चुनाव 3 चरणों में होंगे, वहाँ हरियाणा में 1 चरण में होंगे। कैसे देखते हैं किसकी सरकार मजबूती से आने? मोदी जी ने डरते डरते 4 स्टेट में इलेक्शन था, 2 में अनाउंस करा है, 2 में तो पहले ही डर गए हैं वो। अच्छा। ठीक है, अब बात करते हैं हरियाणा के। मैं हरियाणा के गांव से आता हूं और मैं आपको बता रहा हूं 5 सीटें भी ये आ रहे थे ना लोकसभा के अंदर। हालत इनकी ये है कि ये जो है हरियाणा के किसी गाँव में भी एंट्री नहीं ले सकते हैं। जो भाजपा वाले हैं, जो भाजपा समर्थित हैं, वो हरियाणा के किसी गांव में भी इस टाइम पे एंट्री नहीं ले सकते। पूरी तरह से उनके खिलाफ माहौल है। बेरोजगारी का मुद्दा पूरी रूप से। क्यों एंट्री नहीं ले सकते भाजपा या क्योंकि उन्होंने जो कुकर्म करे हैं अपने 10 साल के कार्यकाल में, जो एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ कुकर्म करे उसीलिए, या फिर जो नू मेवात में हुआ था उस वजह से? भाई मैडम देखिए, पहले तो 10 साल का जो उनका खट्टर जी का और सैनी जी का जो कार्यकाल है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरी बात, वहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, हरियाणा बेरोजगारी में शीर्ष पर आता है। तीसरी बात, वहाँ पर किसान परेशान है और क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं। और जिस हिसाब से किसानों के विरोध में, क्योंकि किसान जो हरियाणा है वो एक किसान बेल्ट है, वहाँ पर अधिकतर जो लोग हैं वो किसानी करते हैं। वो तो कहते हैं कि मध्य प्रदेश के बाद अगर हम किसी को एमएसपी सबसे ज्यादा दे रहे हैं तो वो हरियाणा के किसान। मैडम ऑन पेपर तो ये सबको करोड़पति बना रहे हैं। ऑन पेपर तो ये कह रहे हैं कि हमने इतने रोजगार दे दिए, वो दे दिए। तो बेरोजगारी का मुद्दा भी है, एमएसपी का मुद्दा भी है, किसानों का मुद्दा भी है, क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं और उसके साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी भी है। आप एक भी गांव में आप जाकर देख लो मैडम, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा जहां पे बीजेपी वालों को एंट्री नहीं लेने दे रहे। 5 सीटें आ रहे थे, पूरा का पूरा सफाया इनका होने वाला है विधानसभा में। अच्छा, जम्मू कश्मीर को आप कैसे देखते हैं? कश्मीर के अंदर किसी तरह से भी इनका खाता नहीं खुलने वाला है। और दूसरी बात, लोग इसकी जम्मू की बात हम करें, जम्मू के अंदर तो आप ये देखिए, रोज जो स्थापित हिंदू थे उनके लिए भी कोई कार्य नहीं किया है इन्होंने। और दूसरा ये है कि जो आतंकवादी घटना हो रही है, जहाँ पे हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि 10 सालों में जम्मू कश्मीर में कुछ बदलाव आया है? जम्मू कश्मीर में कोई बदलाव नहीं आया है। जो पार्टी 3 योजना से 200 सीट न ला पाए हो, अच्छा, पूरी 200 भी न लाए, क्योंकि पहले 48, उसके बाद 52, अब 99, सुन लो, अब 99 आ गई है। जो 200 न ला पाए, वो पार्टी आके ये कहती है कि यहाँ के प्रधानमंत्री पद के लिए हम हैं। बात जो करते हैं कश्मीर की, जिन्होंने वहाँ आज तक उनके गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने या उनके राष्ट्रपति, उनके शासन में जो राष्ट्रपति रहे, उस कश्मीर में कदम रखने की औकात नहीं थी जिनकी, वे आज कश्मीर पे बात कर रहे हैं। आज कश्मीर इलेक्शन हो रहा है अब कश्मीर में। कश्मीर आज भी उन्हीं हालातों में, आतंकवादी हमले आज भी बताऊंगा मैडम। बिल्कुल उन्हीं हालातों में, सही कह रहे हैं राहुल गांधी जी, उन्हीं हालातों में। भाई साहब भी सही बोल रहे। क्यों 10 साल में इतने हमले नहीं हुए जितने 4 जून से आज तक हो गए? क्या कारण हुआ भाई? क्या कारण हुआ? लंदन में खालिद जिया के बेटे के साथ मीटिंग हो जाती है, बांग्लादेश जल जाता है। कौन थे? राहुल गांधी जी। सुनना 1 मिनट मेरी बात, जल जाता है बांग्लादेश, टारगेट हिंदू होता है। भैया भी कह रहे थे कि कश्मीर में आज भी कोई सुधार नहीं हुआ है और बीजेपी इस बार नहीं आने वाली। देखो ऐसा है
इनको वो कांग्रेस वाला चश्मा लगा कर दिए देखते हैं तो हमारे यहाँ एक कहावत है, सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है, तो इनको वही नजर आ रहा है। नहीं तो कश्मीर के हालात तो इतने सुधरे हैं कि खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वहां जाकर बताया कि कितनी सुरक्षा से बिना किसी उसके सुरक्षित महसूस कर रहे थे और एक दूसरे में बर्फ के गोले मार रहे थे। तो इससे ज्यादा ये और क्या ही देखेंगे। जिस लाल चौक पर कभी कहा जाता था कि किसी की औकात नहीं है तिरंगा फहराने की, आज वो लाल चौक चमकता है। भारत में वहाँ सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं, अजय देवगन ने वीडियो डाली है, कितने लोगों ने। लेकिन भाई साहब का या तो चश्मे का नंबर बढ़ना है या फिर कांग्रेसी चश्मा लगा रखा है, जिससे इन्हें सुधार नहीं नजर आएगा। जी आप देखिए, कोई सेलिब्रिटी वहाँ पर बर्फ के गोले बना के फेंक रहा था या कोई क्रिकेट खेल रहा था, उससे ज्यादा नहीं। वह और सेलिब्रिटियों का भी इन्होंने नाम लिया। वैसे इंटरवीन नहीं करता किसी की बातों में, मैं काटूंगा भी नहीं। सिर्फ इतना मेरा प्रश्न आया जब मैंने बोला बर्फ के गोले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, क्या वो सेलिब्रिटी हैं या भारत के नेता हैं? ठीक है, आपने और सेलिब्रिटियों का भी नाम लिया तो मैं उनके विषय में कह रहा था। ठीक है, आप ये देखिए, सबसे बड़ी नाकामी जो ये है इनकी, 10 साल के अंदर विधानसभा में वहाँ पे चुनाव ये नहीं करा पाए हैं। एक जो है आर्टिकल 370 की बात करते हैं, आपकी सरकार तो वहाँ पे 2014 से केंद्र में आपकी सरकार है और 10 सालों में कोई चुनाव नहीं करा पा रहे, तो पॉलिटिकल प्रोसेस तो वहाँ पहले सस्पेंडेड था। तो ये जो है लोकतंत्र के लिए कहाँ अच्छी घटना है कि जो है आप अपनी एक राज्य के अंदर चुनाव नहीं कर पा रहे और पूरी दुनिया के अंदर ये आवाज उठ रही है कि भारत ने जो है इसके क्या बोलते हैं कश्मीर में चुनाव वो करा नहीं पा रही है। तो ये एक तरह से उनको दबाया जा रहा है। इस तरह की आवाजें उठ रही थी जो भारत के पक्ष में नहीं है। मैं उसके लिए काफी काफी हम उसके पक्ष में नहीं थे। क्या कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं मानती थी बीजेपी जो 10 सालों में चुनाव नहीं करा पाई? पहली बात तो इनके आंकड़े गलत हैं, इनके बातों में एक भी फैक्ट नहीं है, क्योंकि 10 साल तो अभी कश्मीर में ऐसा हुआ ही नहीं कि 10 साल से चुनाव ना हो रहे हों। समझ गए? विधानसभा के ही बोल रहा हूँ। शायद ये भूल गए कि महबूबा मुफ्ती के साथ में भाजपा और उसका जो एक गठबंधन होकर सरकार बनी थी, उसके बाद धारा 370 का हटाई गई। जब 2019 में दोबारा सरकार बनी, उसके बाद धारा 370 हटाई गई। तो अभी 5 साल हुए हैं, 6ठा साल रनिंग है, जहां पर वहां पर विधानसभा को भंग करके और उस तरीके से किया गया। समझ गए? इनको यही नहीं पता है। अब दूसरी बात मैं बोलूं, ये कह रहे पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है, पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है। वो आवाज इनके कानों तक जा रही होगी। आज मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही है, सिर्फ एक आवाज। बेटियों की सुरक्षा कब तक नहीं होगी, बेटियां कब तक ऐसे ही नोची जाएंगी, और पूरे विश्व में अशांति फैलाने वाले, शांति को भंग करने वाले लोगों का इलाज कब किया जाएगा। इसके अलावा मुझे और तीसरी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही, इनको सुनाई दे रही। उत्तर देता हूं। इन्होंने विधानसभा की बात करी, मैं बता देता हूं। विधानसभा का जब चुनाव था तो वहाँ पे कितने % वोटिंग हुई थी? अभी लोकसभा का चुनाव था, कितने % वोटिंग हुई थी? 10% से भी कम वोटिंग हुई थी। यानी कि अलगाववाद है वो वैसे का वैसा बरकरार है, बल्कि वहाँ पर बड़ा है। पहले वहाँ पे वोटिंग फिर भी 20% के पार हो जाती थी। अभी लोकसभा में आप वोटिंग की परसेंटेज देख लो, 10 से कम है। 2024 में, 2019 में भी 10 से कम थी। तो जब वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब अलगाववाद, आप जो है लोगों को लोगों से नहीं जोड़ पाए हैं। आपने जो है, ये तथ्य है, आप बता दीजिए। आतंकवाद कश्मीर से अभी भी खत्म नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, फिर से ये गलत बोले। जिस समय पर वहाँ 40% और 50% की वोटिंग हुआ करती थी और वहाँ पर एक सरकार हुआ करती थी ना, उस समय पर वहाँ पर अलगाववाद इतना ज्यादा हावी था कि सेना के जवान को थप्पड़ मार दिया जाता था। पत्थर तो दूर की बात है, सेना के जवान पे थप्पड़ मार दिए जाते थे। और जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई तो हमने वो भी दिन देखा कि सेना के जवान ने आतंकवादी को जिप्सी पर बांधकर अब पूरे में घुमा दिया। ये बदलाव है मैडम। और दूसरी बात देखिए, एक कैंसर होता है ना, बुखार का इलाज 3 दिन में हो सकता है, डॉक्टर 1 दिन में उसकी भी नहीं, 3 दिन की गोली देता है, एक कोर्स होता है। और कैंसर की तो अच्छे से 6, 7, 8, कई बार 10-10 कीमो की भी जरूरत पड़ जाती है लोगों को, और कीमो की जाती है। तो कश्मीर जो कैंसर बन चुका था ना, कश्मीर जो कैंसर बन चुका था, उसका इलाज किया जा रहा है। और धीरे धीरे अभी कश्मीर में शांति बहाल हो गई है। एक दिन आप देखिएगा स्थायी सरकार भी बहाल होगी, ये देखिएगा। मैं इस बात का दावा करता हूँ। भाई साहब को नजर नहीं आएगा क्योंकि ये कांग्रेसी चश्मे से देख रहे हैं। एक चीज बताइए, ठीक है मेरे पास कांग्रेसी चश्मा है, चश्मा तो मैं पहनता ही हूँ, पर आप एक चीज बताइए कि जब 40-50% वोटिंग हो रही थी, खुद कह रहे हैं आंकड़ा, हालांकि 40%, इन्होंने भी ज्यादा ही बता दी, मैं मान रहा हूँ 30% भी हो रही थी, तब अलगाववाद ज्यादा था, और अब 10% हो रही है, तो अब जो है अलगाववाद कम है। तो ये किस तरह का आकलन है इनका कि नहीं, अलगाववाद तो कम कहाँ हो रहा। अलगाववाद तो हम देख रहे, पहले कश्मीर में आतंकी हमले होते थे, अब जम्मू में आतंकी हमले होने लगे। पिछले महीने 15 आतंकी हमले हो गए, जहां तक हमारे कैप्टन तक जो जिसमें शहीद हो गए, उस पे कोई सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है। आप दूसरे पे कब दूसरे बोलते रहोगे कि वो नहीं बोल रहा, वो नहीं बोल रहा। भाई जो सरकार में वो उसकी तो जवाबदेही है ना। वो आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा है वहाँ पे?
आपकी जो सिक्योरिटी है वो वहाँ पे कर क्या रही है कि जम्मू तक में आतंकी हमले होने जब शुरू से हो गए उन्होंने थे। शपथ लिया है उसके बाद से कितने हमले हो चुके हैं, आप ये देख लो, कितने हमारे जवान शहीद हो चुके हैं, कितने नागरिक मारे जा चुके हैं, हमले हो रहे हैं, तो कहाँ पर हमले रुके हैं? पुलवामा पे भी सवाल उठाए जाते हैं कि पुलवामा भी बीजेपी द्वारा ही किया गया। मैडम देखो, पुलवामा का भी जो हुआ ना उसके अगेंस्ट में बालाकोट किया गया और पुलवामा का मुद्दा यूएन तक में भारत सरकार ने बहुत मजबूती से रखा और बहुत मजबूती से पाकिस्तान की पूरे विश्व में थू हुई। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज, भाई ने जो एक बात बोली कि पहले सिर्फ कश्मीर में हुआ करता था, अब जम्मू में होने लगा है, इनका आंकड़ा गलत है। पहले सिर्फ कश्मीर में नहीं होता था, पहले मुंबई में होता था, दिल्ली के लाल किले पे होता था, चांदनी चौक में होता था, करोल बाग में होता था। समझ गए? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ सर, कश्मीर से आप भी तो जम्मू आए। सर, मुंबई दिल्ली ये सब ये भारत का हिस्सा नहीं है। ये जम्मू कश्मीर की भारत बात का कर रहे हिस्सा थे। नहीं है। तो मैं जम्मू कश्मीर के उसमें बात कर रहा था कि पहले पर खाली आप मानते हैं ना पहले पूरे भारत में होते थे। भारत में होते थे, हम नहीं कर रहे, पर अगर जम्मू कश्मीर समझ गए पूरी बात होने के बाद? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कश्मीर में अभी मैंने बोला ना इलाज चल रहा है और वहां पर हमें दिक्कत पता है किससे? स्लीपर सेल से बहुत बड़ी दिक्कत है। आपने शायद नहीं देखा होगा, जो ये बता रहे हैं कि कैप्टन रैंक के लोग मारे जा रहे हैं और अभी भी एक हमला हुआ था, हमारी बस पर भी हमला हुआ था। आतंकवादियों को छुपाने के लिए 6-6 हजार रुपए में लोगों ने अपने घरों में बंकर बना रखे हैं और 6-6 हजार रुपए में उनको छुपा रहे हैं। सुनिए, कर रही है वहाँ पे सरकार इतना इन्वेस्ट कर रही है इंटेलिजेंस ब्यूरो पे। अलगाववाद है, ये मेरी बात को सीधी अरे भाई, जब डिफेंस को इतना अच्छा बजट दिया जा रहा है, डिफेंस को इतना अच्छा बजट दिया जा रहा है, तो क्यों काम नहीं हो रहा है? अच्छा तो आप एक बात बताइए, आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैंने इस बात को डिनाई नहीं किया, अलगाववाद नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव कम हुआ है, उसका प्रभाव कम हुआ है। अभी वो छुप कर रहे हैं। प्रभाव कैसे कम होता है? अभी वो छुप कर रहे हैं। पहले वो चौड़े में कहते थे जिसकी औकात हो आकर लाल चौक पर तिरंगा फहरा कर दिखा दो, ये चैलेंज मारा करते थे, तो प्रभाव कम हुआ है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि सारे आतंकवादी खत्म हो गए, ये तो आतंकवादी बिलबिला रहे हैं, अभी भी तड़प रहे हैं। जो पहले दिल्ली में बम फोड़ देते थे, मुंबई में बम फोड़ देते थे, करोल बाग में बम फोड़ देते थे, हैदराबाद में फोड़ देते थे, ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए। लेकिन आज फिर भी हाँ, हमें उनका इलाज जरूरी है और इसीलिए मैंने बोला था कि कैंसर का इलाज एक साथ सारी कीमो नहीं होगी, धीरे धीरे होगा। जो लोग 6-6 हजार रुपए लेकर, या डीएसपी रैंक का बंदा भी, कुछ लोग ऐसे हैं हमारी सेना में, हमारी पुलिस में आ गए हैं, लेकिन उन्हें फिर भी अपने धर्म के अनुसार काफिरों को मारने के लिए, आतंकवादियों की मदद करने से वो नहीं घबरा रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे आप क्या बोलेंगी? और दूसरी बात मैं बता दूं, जब तक ये दोगलापन, भारत देश में यही दोगलापन, सिर्फ आज 90 लाख की जनसंख्या वाला इजराइल दुनिया की आंख में आंख डालकर बोल रहा है कि जो हमारे लोगों को मारेगा हम उसको घुसकर मारेंगे, जो हमारे लोगों को आंख दिखाएगा हम उसकी आंखें निकाल देंगे। लेकिन आज हिंदुस्तान ये पता है क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में हमारी अपनी ही जनता, कोई आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, तो कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके सरकार को कमजोर करने की कोशिश दे रहा है। यहाँ तक कि लोग इस कदर तक गिर गए कि एक व्यक्ति का विरोध करते करते वो देश विरोध में कब आ गए उनको ये नहीं पता चला, और वो क्या कहने लगे, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है ऐसे हिंदुस्तान में भी होगा, तानाशाह जाएगा, तानाशाह जाएगा। क्या हद है यार।